नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो सीरीज में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा होगा। आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ फिजिक्स के करेंगे, कुछ बायो का क्वेश्चन करेंगे, कुछ मिक्स जीके होंगे जिसमें से कुछ रिलेटेड होंगे, जैसे वाद्य यंत्र से रिलेटेड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आप एक बार पूरे सेशन को देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देके जाइएगा, अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा, अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या क्वेश्चन है? आधुनिक आवास सारणी में कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर किस ब्लॉक का तत्व है? 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, इसी में अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक में देखिए, जो आपका पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, इसको दोनों को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ए वाला ग्रुप पता है ना क्या होते हैं? ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह। तो आपका पीरियोडिक टेबल में जो लाइन ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा होता है ना, देखिए आपका 18 ग्रुप होते हैं, 1 से लेके 18 तक। इसको हम बोलते हैं ग्रुप, खड़ा वाले को। और एक होता है आपका आवर्त बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम बोलते हैं पीरियड। तो हमारे आवर्त सारणी में 7 पीरियड होते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 करके 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कैल्शियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कैल्शियम आपका इस ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका कैल्शियम है। तो आपको बताए थे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 दोनों आपका इस ब्लॉक का एलिमेंट है। इधर आइए, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये जितने एलिमेंट, जितने तत्व है ना, ये सभी के सभी आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने यहाँ पे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। नीचे में आ जाइए, ये आपका दोनों के दोनों पीरियड, कौन सा पीरियड है? ये छठा पीरियड है, ये 7वां पीरियड है। मतलब ये छठा आवर्त है, ये 7वां आवर्त है। कहाँ से उठाया गया है? देखिए ये आपका छठा आवर्त है, ये आपका 7वां आवर्त है, यहीं से उठाया गया है। ये जो लैंथनम है, एटॉमिक नंबर 57, देखिए आपको दिख रहा होगा 57। 56 के बाद बेरियम के बाद 57 आपका यहाँ पे आता है, जो भी हम लैंथेनम बोलते हैं। जो एक्टिनम है एटॉमिक नंबर 89, देखिए रेडियम के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ऊपर में 14 एलिमेंट आते हैं और नीचे में 14 एलिमेंट, टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। जो आपका ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं और डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। कैल्शियम आपका इस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात आ गया कैल्शियम का। तो कैल्शियम का पहले आप एटॉमिक नंबर बता दीजिए। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 20 होता है। कैल्शियम आपका मिल्क में यानी दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आपको हम बताए थे मिल्क में तो कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन मिल्क में आपका आयरन यानी लोहा नहीं पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम के यौगिक से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि नेक्स्ट पेपर बता देते हैं आपको हम। कैल्शियम का यौगिक जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं क्विकलाइन। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आपने नाम सुना होगा जिप्सम का, एग्जाम में पूछते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये फार्मूला होता है आपका जिप्सम का। एक और होता है सेम टू सेम फार्मूला, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP का, जो कि कैल्शियम सल्फेट .12H2O होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आप जिप्सम को यानी कैल्शियम सल्फेट .2H2O को इसको आप गर्म करते हो ना, तो इसमें से आपका 1.5 अणु 1 and 1/2
इतने अणु आपका बाहर हो जाते हैं जल का अणु, और आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बचता है। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 करके है, इसका नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आराम से। अगर पता होगा कि इसका यूज कहाँ पे है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन कवक, शैवाल, मशरूम या फिर लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी लाइकेन सूचक है। जहां पर भी जिस भी एरिया में सल्फर से प्रदूषण होता है ना, वहां पे आपका लाइकेन नहीं पाया जाएगा। देखिए इस पेड़ पे लाइकेन चिपका हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस एरिया में सल्फर से प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे सल्फर से प्रदूषण होता ना, पॉल्यूशन होता, तो आपका यहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाता। अब बात आ गया लाइकेन का। लाइकेन किस चीज से बना होता है? तो लाइकेन आपका कवक प्लस शैवाल, मतलब कवक को बोलते हैं फंगस, शैवाल को हम बोलते हैं एल्गी। तो कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन से बने होते हैं। एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होते हैं? पहले आप लोगों ने सुना होगा बट्टा सिस्टम। पहले चावल, गेहूं, दाल आपस में लोग बदल लेते थे, उसी को हम बोलते हैं बट्टा सिस्टम। मतलब अपने जरूरत के सामान को फेरबदल कर लेना। सिम्बायोटिक रिलेशन का एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। अरहर के जो पौधे होते हैं, अरहर के पौधे, उसके जड़ी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये इम्पोर्टेंट है अरहर के पौधे के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके अर्थ सरफेस पे यानी पृथ्वी के सरफेस में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसको अरहर का पौधा डायरेक्ट यूज में नहीं लेने पाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कौन बदलेगा? तो यही राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में बदल देगा। जब नाइट्रेट के फॉर्म में बदल गया तो इसको अरहर का पौधा आसानी से ले सकता है। बदले में जो अरहर का पौधा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को मिनरल यानी पोषक तत्व प्रदान करता है, मतलब एक दूसरा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह जो चीज़ कवक का जरूरत है, शैवाल प्रदान करेगा। जो आपका चीज़ शैवाल को जरूरत है, कौन प्रदान करेगा? कवक प्रदान करेगा। कुछ इस तरह से होते हैं, इसको कि हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। कवक का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? शैवाल को अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टपका दीजिएगा। स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। ये आज का आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारे शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ पे होता है, यानी विटामिन ए का स्टोरेज कहाँ पे होता है? ऑप्शन है त्वचा में, किडनी में, आमाशय में या फिर यकृत में। ऑप्शन नंबर डी यकृत में। यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन का। विटामिन ए, विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा रेटिनॉल। आपको हम एक ट्रिक बताए थे विटामिन का नाम याद रखने का। कौन सा? रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी। इस ट्रिक से आप विटामिन का नाम याद कर सकते हैं, स्टार्टिंग का अक्षर। जैसे कि आर से बनता है रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम। थ से बनता है थायमिन, जो कि विटामिन बी का नाम है। ए से बनता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम। क से बनता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम। ट से बनता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम। फ से बनता है फिलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है।
और विटामिन के कमी से रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आइए लीवर पे, यकृत को हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। लीवर का अध्ययन, स्टडी ऑफ लीवर को क्या बोलते हैं? हीपैटोलॉजी बोलते हैं। हीपैटोलॉजी बोलते हैं। जब आपका लीवर यकृत खराब हो जाता है तो कौन सा बीमारी होता है? हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस एग्जाम में पूछता है, ध्यान में रखिएगा। लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg होता है, यानी 1500 ग्राम इसको हम बोल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं ना तो आपको कौन सा बीमारी हो जाता है? सिरोसिस हो जाता है, जिसमें आपका लीवर खराब होने का खतरा रहता है। इसी को हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। ठीक है, आपको हम एक फिगर दिखाते हैं, देख लीजिए। ये फिगर आपका लीवर का, ये आपका हेल्दी लीवर है, ये आपका सिरोसिस लीवर है, यानी शराब पीने के बाद लीवर आपका खराब हो जाता है, यही आपका सिरोसिस लीवर है। आपको हम कुछ दिन पहले बताए थे लीवर से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पीत रस बोलते हैं। तो पीत रस का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। और ये पीत रस यानी बाइल जूस जाके स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर कहाँ पे होता है? क्या बताइएगा? गॉल ब्लैडर में होता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पीताशय बोलते हैं, पीताशय। देखिए जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहीं पे जाके आपका पीत रस यानी बाइल जूस जाके स्टोर होता है। इस क्वेश्चन में सीखा कि यहाँ पे विटामिन ए आकर स्टोर होता है। कहाँ पे? विटामिन ए आकर स्टोर हुआ लीवर में। आपको हम कुछ और बताए थे कि यहाँ पे एक और चीज़ है जाकर स्टोर होता है। क्या? ग्लाइकोजन भी यहीं पे आन के स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन है क्या? तो मानव के शरीर में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और एक ग्लाइकोजन है क्या? हमारे शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल दिया जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, ताकि हम मधुमेह रोग से यानी डायबिटीज से बच सके। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है यानी ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल दिया जाता है। कौन सा हार्मोन बदलता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में? वो हार्मोन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और इंसुलिन आपका निकलता कहाँ से है? पैनक्रियाज से निकलता है। और पैनक्रियाज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, और अग्नाशय आपका मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, इतना सारा चीज याद रखिएगा लीवर से कि विटामिन ए यहाँ पे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ से आपका बाइल जूस निकलता है, पीतरस निकलता है। जब लीवर खराब हो जाता है तो आपको हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस भी लीवर के खराब होने के कारण होता है। और जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं? पीलिया रोग बोलते हैं। और अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपको सिरोसिस नाम का बीमारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हरगोविंद खुराना को निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या फिर साहित्य। ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। किसके खोज के लिए मिला था? जेनेटिक कोड का खोज के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। जेनेटिक कोड यानी अनुवांशिकता का कोड किसने खोज किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में। तो आपको नोबेल प्राइज कितने एरियाज में दिया जाता है? कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, मेडिसिन यानी चिकित्सा, साहित्य यानी लिटरेसी के एरिया में। ये तो हो गए आपका 4 एरियाज। 2 एरियाज और बच गए।
पांचवा एरिया है आपका पीस का, यानी शांति के क्षेत्र में। छठा है बच गया आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सबसे लास्ट आपका अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है, जो कि आपका 1969 में जोड़ा गया है। 1969 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जा रहा है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है? नोबेल प्राइज आपका 1901 से दिया जा रहा है। 1901 से पहले भारतीय किसको थे जो कि नोबेल प्राइज मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज। और यहाँ पे जो नोबेल प्राइज है किसके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये कौन थे? तो ये भाई साहब डायनामाइट का आविष्कारक थे, एक साइंटिस्ट थे, यानी एक वैज्ञानिक थे, जो 1913 में पहला नोबेल प्राइज मिला था भारत को। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो हम लोग का राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। ठीक है, इतना सारा चीज याद रखिएगा। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सरोद, सितार, शहनाई या फिर बांसुरी। ऑप्शन नंबर डी बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। साथ साथ में एक और याद रखना, पन्ना लाल घोष, ये भी आपका बांसुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है सरोद। कल ही या फिर लास्ट क्लास आपका हम बताए थे सरोद से रिलेटेड, जो कि अमजद अली खान, अमजद अली खान, अकबर अली खान, अकबर अली खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, ये आपका सभी के सभी किससे रिलेटेड है? सरोद से रिलेटेड है। सितार से आपको हम बताए थे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। और शहनाई से कौन इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान किससे रिलेटेड है? शहनाई वादक थे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरोद का अमजद अली खान, अकबर अली खान, अली वर्दी खान। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है और आज का लास्ट सवाल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्या है? आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर सी हॉकी से संबंधित है आगा खान कप। हॉकी से कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप। ध्यानचंद वाला नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हॉकी के जादूगर के नाम से भी हम जानते हैं ध्यानचंद को। ध्यानचंद का जो जन्म तिथि है ना, जन्म दिवस, उसी को हम मनाते हैं खेल दिवस के रूप में। कब मनाते हैं? अगस्त में है। कौन से तारीख को मनाते हैं उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये आपका आज का लगभग तीसरा या चौथा सवाल है। ठीक है, क्रिकेट से भी बता दीजिए क्रिकेट का कौन कौन सा ट्रॉफी है। आपको हम पिछले क्लास में ही बताए थे कौन कौन सा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, एसएस कप है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सिक्के नायडू ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है। ये सब चीजें आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से भी कुछ नाम बता दीजिए, जैसे कि आपका फुटबॉल में हो जाएगा फीफा कप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोवर्स कप, मर्डेका कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम रखिएगा, डूरंड कप और सुब्रतो मुखर्जी कप।
एक और है संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और सुब्रतो मुखर्जी कप। फुटबॉल से दो नाम और याद कर सकते हैं, कौन कौन सा, यूरो कप, यूरो कप याद कर सकते हैं, और कोपा अमेरिका, दो और नाम है याद रखिएगा, कोपा अमेरिका और यूरो कप, ठीक है। बाकी आपका बताइए वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में आपका टोटल 6 प्लेयर होते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं। 15 प्लेयर आपका कौन से खेल में होते हैं, 15 प्लेयर, ये आपका गेम है रग्बी, ठीक है, एग्जाम में पूछते रहता है, ध्यान में रखिएगा कि रग्बी खेल में 15 प्लेयर होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं। 9 प्लेयर आपका खो खो में होते हैं, साथ साथ में बेसबॉल में होते हैं। तो खो खो और बेसबॉल में 7 प्लेयर कौन कौन से खेल में होते हैं, कबड्डी में होते हैं, और साथ साथ में वाटर पोलो में होते हैं। वाटर पोलो याद रखिएगा, जो पोलो है पूछेगा ना, केवल पोलो पूछेगा तो वहां पे आप 4 खिलाड़ी में टपका करिएगा। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, और 7 खिलाड़ी आपका कबड्डी में भी पाया जाता है। बाकी एक और नाम है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी पाए जाते हैं, ठीक है, 4 खिलाड़ी आपका पोलो में, 5 खिलाड़ी आपका बास्केटबॉल में, 6 खिलाड़ी आपका वॉलीबॉल में, 7 खिलाड़ी आपका कबड्डी में और वाटर पोलो में, 9 खिलाड़ी आपका खो खो में और बेसबॉल में, 11 खिलाड़ी आपका क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में, और 15 खिलाड़ी आपका रग्बी में, ठीक है। चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। मिलते हैं कल रात को हम 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।